हेलो एवरीवन। अब डायूरेटिक्स में हम लास्ट चीज़ ख़त्म करने जा रहे हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक, तो अब इसको क्या है, इसके बाद फिर डायूरेटिक्स लगभग ख़त्म। एक छोटा सा मैनिटॉल है, वो इसी में समझा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले वही हिसाब है, पहले फिजियोलॉजी समझेंगे, फिजियोलॉजी के बाद क्या समझेंगे, उसका एक्शन, और फिर उसके बाद यूज, साइड इफ़ेक्ट्स जो भी है। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं फिजियोलॉजी। अब देखो, पहले पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहाँ काम करता है? काम करता है तुम्हारे डीसीटी पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डीसीटी पे कैसे काम करता है वो देखो। जैसे मान लो ये डीसीटी, डीसीटी में सेल है। अब इस सेल पे क्या होगा, यहाँ पे होते हैं तुम्हारे कुछ रिसेप्टर्स। नॉर्मल फिजियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कभी कोई ड्रग इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये होते हैं रिसेप्टर, इनको कहते हैं हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। इस पे आके कौन बाइंड करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एग्जाम्पल क्या है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का? जैसे एल्डोस्टेरॉन। ठीक, यहाँ पे आके ये एल्डोस्टेरॉन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड आके बाइंड किया। अब क्या होगा कि ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये वाला हिस्सा पूरा, ये क्या होगा, अंदर फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होगा, ऐसे फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आएगा यहाँ पे इस सेल का कहीं पे न्यूक्लियस होगा। ये क्या है? न्यूक्लियस। अभी जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अंदर आएगा, न्यूक्लियस को प्रमोट करेगा कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो। ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा तुम्हारा ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्दर प्रमोट करेंगे तुम्हारे इनैक, जो यहाँ पे था ना इनैक, क्या था ये? इनैक। इनैक के प्रोडक्शन को और इसको एक्टिवेट करेंगे, दोनों चीज़ को एक्टिवेट करेंगे। अब सोचो अगर इनैक एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? जितना भी सोडियम यहाँ है वो रीअब्जॉर्ब होने लग जाएगा। इसने ये दो काम कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट भी कर रहे हैं और इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं। मान लो पहले एक इनैक था, इसकी वजह से अब कितने इनैक हो जाएंगे? 8-10 इनैक हो गए मान लो। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कम? ज़्यादा होगा। और जब सोडियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो उसके साथ साथ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, इसमें चार्ज कैसा होने लगेगा? पॉजिटिव। और जैसे ही होगा तो ये एक्टिवेट करेगा तुम्हारे ROMK को और H+ ATPase, और इनको एक्टिवेट करेगा तो यहाँ से क्या जाने लगेगा बाहर? H+, K+ और H+। तो ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी जो कि नॉर्मल इंसान में होती है। अब इसमें एक्शन हम यहाँ पे बदलेंगे, किस पे? इस MCR पे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को। इसको हमें एंटागोनाइज करना है। ठीक, अच्छा, एक हम इस पे एक्ट कराएंगे, एक इसका इनिबिटर बताएंगे, एक इनके इनिबिटर बताएंगे, इनैक इनिबिटर और एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसमें एग्जांपल है जैसे तुम्हारे स्पाइरोनो लैक्टोन। ठीक, और है एग्जांपल जैसे कैनरीनोन, एल्प्रीनोन, स्पेलिंग देख लेना, एल्प्रीनोन। ठीक है, जो इसको एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देंगे। आप खुद सोचो, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनाइज हो गया तो उसकी वजह से न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर पाएगा? नहीं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा? नहीं। इनैक कम हो जाएंगे, सोडियम नहीं आ पाएगा और उसकी वजह से पोटेशियम का लॉस भी नहीं हो पाएगा। तो इसने क्या किया? पोटेशियम और हाइड्रोजन को लॉस होने से बचा दिया। इसीलिए इसका नाम है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। स्पेयरिंग मतलब बचा के रखना। इसने पोटेशियम और हाइड्रोजन का लॉस नहीं हो पाया इनिबिशन की वजह से, है ना। और जितना भी यहाँ सोडियम था उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, तो सोडियम सब कहाँ जाएगा? यूरिन में। तो सोडियम का लॉस करा दिया, जिसको क्या कहेंगे? डायूरेसिस। और पोटेशियम और हाइड्रोजन को निकलने से बता दिया, यानी पोटेशियम को बचा लिया सेल के अंदर ही। तो इसलिए कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। दो हिस्सा हुआ, पोटेशियम को बचाया प्लस डायूरेसिस करवाया। ठीक,
ये हो गया ये। अब ऐसे इनैक इनहिबिटर भी यही काम करेंगे। अगर मैं इनैक चैनल को इनहिबिट कर दूँ तो क्या होगा, इनैक को जैसे इनहिबिट करूँगा सोडियम जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। सोडियम कहाँ आएगा, यूरिन में। तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे एम्लियोराइड और है जैसे ट्राइएमटेरिन। ठीक, अच्छा अब इन ड्रग्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या क्या एक्शन होता है। ठीक, ये इतना समझ में आया। ठीक, पहला जो है यहाँ पे क्या था, स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक ना, स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक, ये किसको इनहिबिट कर रहा था, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, डायूरेसिस और पोटेशियम का बचाव। तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये दो जगह पे तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो एक होता है तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस इन सिरोटिक एडिमा, लीवर सिरोसिस जो होता है, सिरोटिक एडिमा। ठीक, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ कर सकते हैं इन रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में इसको क्यों यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में। लेकिन अभी यहाँ इतना याद रखो कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या होता है कि नॉर्मली हाइपरटेंशन में हम क्या देते हैं, CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, थायजाइड दे सकते हैं, और तुम्हारा एक दो वो दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, और ACE इनहिबिटर या फिर ARBs दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये सब जब काम ना करे, सब दे चुके हो, नहीं काम कर रहा है, वैसे बीटा ब्लॉकर अभी हटा दिया गया है गाइडलाइन में से, मेन ये 3 है। तो ये जब काम ना करें, BP नहीं कम हो रहा है सब यूज़ करने के बाद, तब हम एंड में देते हैं ये स्पाइरोनोलैक्टोन। तो जब ये चारों दवा चल रही हो और तब जाके BP कम हो रहा हो, उस कंडीशन को कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, और स्पाइरोनोलैक्टोन उसको ट्रीट करने के काम आता है। ठीक, और कहाँ दे सकते हैं, और दे सकते हैं इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आसान भाषा में समझो कि किडनी जो होती है ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती है, और जो प्रोटीन होता है वो काफ़ी हद तक किडनी में जाने लगता है। तो कंपनसेट करने के लीवर और ज़्यादा प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन क्या करता है कि तुम्हारे वेसल्स के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लगता है। तो जहाँ जहाँ ये क्या नाम प्रोटीन इकट्ठा होगा, वाटर वहाँ पे आएगा हाई ऑस्मोलैरिटी के लिए। तो क्या इसमें एडीमा देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। आसान भाषा में समझो तो इसमें एडीमा देखने को मिलता है, और उस एडीमा को अगर हमें कम करना है तो हम स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, और क्या, और मैकेनिज़्म तो वही है, 2 चीज़ लिखना, पहले लिखना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो जितना पता है, फिर उसके बाद इसमें ही सारे इसके यूज़ लिखना। और क्या लिख सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक, और क्या हो सकता है इसमें, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, स्पाइरोनोलैक्टोन जो है तुम्हारा प्रो ड्रग है। ठीक है, ये लीवर में मेटाबोलाइज होके बनता है तुम्हारा ये वाला ड्रग कैनरिनोन। ठीक है, ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक, अच्छा, और इसमें कुछ बचता है क्या, यूज़ में तो इतना है, इतना लिख दो, 3 यूज़ लिख दो, प्रो ड्रग वाली बात लिख दो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दो। अब इसके बाद इसमें लिख दो तुम साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक, साइड इफ़ेक्ट बहुत सिंपल हैं, समझ जाओगे आराम से। ये किसका एंटागोनिस्ट है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का। तो ये क्या करता है, कभी कभी जो तुम्हारे एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं या ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, इन पे भी एक्ट करने लगता है। जैसे ये एंड्रोजन रिसेप्टर है, एंड्रोजन रिसेप्टर। अब एंड्रोजन रिसेप्टर पे नॉर्मली कौन आके बाइंड करता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो
तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है इन पे, तो उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आदमियों में जो बनती है, जैसे ब्रॉड चेस्ट, बियर्ड आना, ठीक है, ये सब कैरेक्टर टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो अगर हम इस रिसेप्टर को ही एंटागोनाइज करा दें तो टेस्टोस्टेरोन बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो स्पाइरोनोलैक्टोन इसको इनिबिट कर सकता है। उसकी वजह से क्या होंगे? फीमेल लाइक फीचर आएंगे, जैसे गाइनेकोमेस्टिया, क्योंकि एंड्रोजन रिसेप्टर इनिबिट हो गया इसलिए। और क्या आ सकता है? इम्पोटेंसी आ सकती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, और अगर वो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं कर रहे हैं, स्पर्म फॉर्मेशन भी ढंग से नहीं हो पाता है, और ये फर्दर लीड्स टू इम्पोटेंसी। और कर सकता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाए, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। तो अब ईस्ट्रोजन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में। तो अगर जैसे इसको एंटागोनाइज कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा? इर्रेगुलर मेंसेस या इरेगुलर मेंसुरेशन, ठीक ना। तो ये होगा इसके साइड इफ़ेक्ट। यूज़ हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, थोड़ा सा ये इतना फार्माकोकाइनेटिक में हो गया, थोड़ा बुक से देख लेना, और लगभग इतना है तुम्हारे स्पाइरोनोलैक्टोन में। अब इसके बाद ये देखेंगे तुम्हारे ये दो छोटे छोटे हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। अगला है, दो देखे थे हमने, ये क्या थे? ये थे तुम्हारे इनैक इनिबिटर, है ना, एम्लियोराइड और ट्राइएम्टेरिन, ठीक ना। दो लिख देते हैं, एम्लियोराइड, ठीक, ट्राइएम्टेरिन, ठीक। अब एम्लियोराइड जो है ये होता है तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस इन लिडिस सिंड्रोम। अब रटना बिल्कुल नहीं है। लिडिस सिंड्रोम क्या होता है इतना समझ लो, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ये भी मत रटो। ये क्या कराता है कि जो तुम्हारे किडनी है, किडनी के अंदर जो वो है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उस पर क्या होता है? इनैक चैनल्स, है ना। ये क्या कराता है? इनैक चैनल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब इनैक बढ़ गया, उसकी वजह से सोडियम एब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो फर्दर बॉडी में जो भी है अंदर एडीमा होगा, ठीक है, बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ सकती। तो अपने को क्या कराना है? कुल मिला के इसको इनिबिट कराना है। तो हम क्या करेंगे? एम्लियोराइड दे देंगे, ये इनिबिट हो जाएगा, सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एक हद तक ट्रीट हो जाएगा लिडिस सिंड्रोम। फिर और कहीं से यूज़ कर सकते हैं? और इसको यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस वही ये होता है कि आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, पूरा का पूरा डाइल्यूट फॉर्म में बाहर आ रहा है, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये इनैक इनिबिटर, और ख़ासकर लिथियम वाला, लिथियम के केस में क्या होता है? देखो लिथियम जो है ना सोडियम को मिमिक करता है, ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे जो इनैक चैनल है वो लिथियम को सोडियम समझ लेते हैं और इसको रीअब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। लिथियम अब जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, टॉक्सिसिटी ब्लड में लिथियम की उतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, फिर वो फर्दर एग्जैजरेट करके टॉक्सिसिटी को फैलाएगा, है ना। पहले मान लो 2 ग्राम लिथियम था बॉडी में, अब लिथियम, और उसमें से मान लो थोड़ा सा किडनी में आया, किडनी ने देखा कि ये तो सोडियम है, लिथियम है ही नहीं, उसने फिर एब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम की तरह लिथियम मिमिक करता है। तो अब हमने क्या किया, इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमने दे दिया तुम्हारा इनैक इनिबिटर। अगर इनैक इनिबिटर दे देंगे तो लिथियम जो है इनैक के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो कुछ हद तक जो भी लिथियम है वो किडनी के थ्रू फिल्टर हो जाएगा आराम से, क्योंकि रीअब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है इनैक इनिबिटर्स की वजह से, ठीक। तो टॉक्सिसिटी लिथियम की कम हो जाएगी, ठीक है। 2 जगह पे इसको यूज़ करते हैं, लिडिस सिंड्रोम और लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। इवन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं।
और ठीक है, अब ट्राइएम्टेरिन है, इसको भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। इसका जैसे एक साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको कहते हैं एंटीफोलेट एक्टिविटी। एंटीफोलेट एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, एंटीफोलेट यानी कि मतलब जो भी फोलिक एसिड होता है उसको मतलब उसके सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म उसमें इफ़ेक्ट ये डालता है। ट्राइएम्टेरिन इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और इसका ये बता दिया लीडर्स सिंड्रोम। मैकेनिज़्म तुमको पता ही, नैक इन्हिबिशन, और इसमें इतना बताना, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में इतना है। अब इसके बाद एक छोटा सा यहीं पे कवर कर लो, वो है ऑस्मोटिक डायरेटिक, छोटा सा है बस, मैनिटॉल उसमें देखना है। मैनिटॉल क्या है? ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक। अब देखो इसका ना दो जगह पे फंक्शन होता है, एट सेलुलर लेवल, एट किडनी। सेलुलर लेवल पे क्या होगा कि ये क्या कराएगा, देखो ये क्या कराएगा, जो भी फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को ये रीअब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई एडीमा की कंडीशन है, एडीमा कैसे होगा ये समझो। जैसे एक ऐसा टिश्यू है ना, ये जैसे टिश्यू है, टिश्यू के बीच में ये तुम्हारा फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है ना, ये सारा फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। तो मैनिटॉल क्या करेगा, यहाँ मैनिटॉल जैसे ही मान लो ये ब्लड वेसल है तुम्हारी, इस ब्लड वेसल में है मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या करेगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे हाई ऑस्मोलर कंडीशन होगी मैनिटॉल की वजह से, यहाँ लो होगी, तो यहाँ से जितना फ्लूइड है वो इसमें आने लगेगा, यानी ब्लड क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाइल्यूट, ठीक है ना। तो सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड को निकाल रहा है, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे होता है, इन सेरिब्रल एडीमा, ठीक। और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, पल्मोनरी के भी कंडीशन में करते हैं बहुत टाइम यूज़, हार्ट फेलियर और उन सब की कंडीशन में, उसके साथ जो तुम्हारा फ्लैसिक्स होता है उसके साथ यूज़ किया जा सकता है। ब्लड यहाँ पे डाइल्यूट हुआ, मैं क्या कहता, हाँ, तो ब्लड डाइल्यूट हुआ तो यहाँ पे क्या, जैसे ही ब्लड में वॉल्यूम बढ़ा वाटर का, तो उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है सोडियम की वो कम हो जाएगी, है ना। जैसे चीनी है, 1 कप पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी है, अब इसमें अगर इसमें 1 कप और पानी डाल दूँ तो मिठास और कम हो जाएगी, 3 कप डालूँ और कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे चीनी की कंसंट्रेशन घट रही है अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ पानी का, तो ठीक। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, मैंने ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाया तो सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे होता है रिलेटिव हाइपोनेट्रीमिया, रिलेटिव हाइपोकैलेमिया, ठीक है। इतना टिश्यू लेवल पे होता है। अब ये जितना भी फ्लूइड है सारा आएगा कहाँ पे, किडनी। अब जैसे किडनी पे आया तो किडनी में क्या होगा, जो तुम्हारा क्या हो, किडनी में सिर्फ इसमें जो फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, वो फ्लूइड पार्ट फिल्टर हो जाएगा, फ्लूइड पार्ट फिल्टर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी अब क्या होगा, इसके अंदर जो यहाँ पे ब्लड वेसल होगी, यहाँ पे जो ब्लड वेसल होगी इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, उसकी वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, हाइपर नेट्रीमिया। पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइपर कैलेमिया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा मैनिटॉल में। ये दोनों साइड इफ़ेक्ट हो गए तुम्हारे। मेन साइड इफ़ेक्ट में ये लिखना, ये मत लिख के आना, ये सिर्फ टिश्यू लेवल पे होता है रिलेटिव, ठीक। मेन साइड इफ़ेक्ट ये हैं। और किडनी पे बता दिए, सेलुलर लेवल पे ड्रग ऑफ चॉइस बता दी, पल्मोनरी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना है तुम्हारा मैनिटॉल में। यहाँ पे तुम्हारा डायबिटिक्स पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।